हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th के साइंस चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, यानी कि सूक्ष्म जीव दोस्त और शत्रु। आपने अपने आसपास के जगहों पर पौधों और जंतुओं सहित कई सजीव देखे हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना किसी यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बारिश के समय में ब्रेड रोटी सड़ने लगती है और उसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को एक लेंस से, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जा सकता है। आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। क्या आप जानते हैं कि ये संरचनाएं क्या हैं, ये कहाँ से आई हैं? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। एक्टिविटी फर्स्ट है, बगीचे या मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी ले लीजिए और उसमें पानी डालिए। मिट्टी के जो कण हैं बैठ जाने के बाद पानी की एक बूंद स्लाइड पर लेकर उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको देखिए ध्यान से। आप क्या देखते हैं? एक्टिविटी सेकंड, एक तालाब में से जल की कुछ बूंदें लीजिए और उसे भी एक ग्लास के स्लाइड पर फैलाकर माइक्रोस्कोप की सहायता से देखिए कि आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन परीक्षणों से आपको पता चलता है कि मिट्टी और पानी में कई छोटे छोटे जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक और आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते हैं। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। वो वर्ग होते हैं बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी, यानी कि शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक के कुछ यहाँ पर फिगर भी दिखाए गए हैं आगे। तो पहली बात है वायरस की। वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, लेकिन वो कई सूक्ष्म जीवों से अलग हैं। वो केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, यानी कि जीवाणु, पौधे और जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुखाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू और अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलिया और खसरा भी वायरस द्वारा ही होता है। अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। टाइफाइड, टीबी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में आप क्लास 6 और 7 में पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये फिगर बैक्टीरिया का है, जो पिंक कलर और ब्लू कलर में यहाँ शो है। और फिर नीचे के साइड और चलते हैं, और भी कई फिगर दिए गए हैं जैसे कि क्लैमाइडोमोनास का। फिर ये फिगर है आपका स्पाइरोगाइरा का, और ये है प्रोटोजोआ। ये अमीबा इस तरह दिखता है कुछ, और ये पैरामीशियम है जो इस तरह सा कुछ दिखता है, आम की गुठली के जैसा कुछ कुछ दिख रहा है। और फिर यहाँ पर और फिगर है फंगी के, यानी कि कवक के। तो कवक ब्रेड मोल्ड पे देखिए इस तरह बन जाता है। फिर ये कौन सा फिगर है? पेनिसिलियम। और ये थर्ड लास्ट वन एस्परजिलस। तो इस तरह आप फिगर से काफ़ी कुछ आपको क्लियर होगा कि वो कैसे कैसे दिखते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, फंगी, ये सब किस तरह दिखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनाइज्म लीव?
सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल, प्रोटोजोआ या बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल और कवक। ये बर्फीली शीत से गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। ये मरुस्थल और दलदल में भी पाए जाते हैं। ये मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तो कुछ हानिकारक हैं, जैसा कि चैप्टर का नेम भी है। कुछ हमारे दोस्त हैं और कुछ दुश्मन हैं। आइए हम इसे और अच्छे से पढ़ें। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव कई कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि। इन सब का अपघटन जीवाणुओं द्वारा ही किया जाता है और हानि रहित पदार्थ बनते हैं। याद कीजिए, जीवाणुओं का औषधि औषधि उत्पादन और कृषि में मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने में भी किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में कैसे बदलता है। हमने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों? दही में कई सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख हैं, जो दूध को दही में बदल देता है। वो दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर यानी कि चीज़, अचार और कई खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। सूजी यानी कि रवा, इडली और भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठन दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु और यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे कि इडली और डोसा बनता है। एक्टिविटी 3। एक बर्तन में आधा किलो आटा या मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म पानी से उसको मिलाइए। इसमें थोड़ा सा 1 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर उसको अच्छे से गूँथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? क्या आपने गूँथे हुए मैदे को उठा हुआ, फुला हुआ देखा या पाया? आप देख सकते हैं ये पहले कैसा दिख रहा था और फिर कुछ इस तरह से मैदा हो जाता है, क्योंकि ये यीस्ट पाउडर इसमें आपने मिलाया था। यीस्ट बहुत तेज़ी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे को आयतन बढ़ा देते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कितना आयतन ये बढ़ गया है। ये बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिससे कि ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं, जिससे कि वो इस तरह फूल जाता है। कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूँ, चावल और फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल और शराब का उत्पादन किया जाता है। एक्टिविटी 4। 500 ml का बीकर लेकर उसमें 3/4 भाग तक पानी भरिए। इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी मिलाइए। इसमें आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डालिए। इसे 4 से 5 घंटों के लिए किसी अच्छे से स्थान पर ढककर रख दीजिए। अब विलयन को सूंघ कर देखिए। ये गंध अल्कोहल की है, जो चीनी को अल्कोहल में बदल देता है।
चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की ये प्रक्रिया फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन कहलाती है। लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको लर्न रखना चाहिए। फर्मेंटेशन की खोज 1857 में लुई पाश्चर ने की थी। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं या कोई और प्रतिजैविक की गोली या कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से कई प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन कई रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है, जिन्हें फंगी जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें कई रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव के लिए एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्हें संवर्धन तस्तरी पर ग्रीन कलर की फफूंद के छोटे बीजाणु दिखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। ये तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। पशु आहार और कुक्कुट आहार में प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए और उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। अगर आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब आपको आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वो उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अलावा अनावश्यक रूप से कोई भी दवा शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। कई जीवाणु हमारे शरीर में बहुत उपयोगी होते हैं, जिससे हमें बीमार होने से वो बचाते हैं। सर्दी, जुकाम और फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं हैं, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होता है। वैक्सीन का नाम आप सुन करके 2020 कोरोना टाइम भी याद कर सकते हैं। कितना वैक्सीन का उस टाइम प्रचलन था कि हाँ, सबको वैक्सीन लगवाना है। वैक्सीन, टीका। बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को ये भी याद रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में फिर से प्रवेश करता है तो उनसे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत या निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में हमेशा के लिए बनी रहती है और रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारे हमेशा सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका यानी कि वैक्सीन काम करता है। हैजा, क्षय, चेचक और हेपेटाइटिस जैसी कई बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। आपके बचपन में आपको भी कई रोगों से बचाने के लिए वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने मम्मी पापा की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके
पास के ही हॉस्पिटल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न और न्यूज़पेपर में पोलियो के टीकाकरण के एड्स, पल्स पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला एक वास्तव में वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके बाद विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य और कई जंतुओं को कई रोगों से बचाया जाता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया ब्लू और ग्रीन कलर के होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मिट्टी में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है और उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। अब यहाँ आप फिगर देख सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अपने स्कूल के माली को देखने के बाद पहेली बूझो और दूसरे स्टूडेंट्स ने घरों और बगीचों से पत्तियां और फल सब्जियों का कचरा इकट्ठा करके उसको गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से वो खाद में परिवर्तित हो गया। पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि ये किस प्रकार हो सकता है। एक्टिविटी 5, 2 गमले लेकर सभी को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए और बी से फिल लेबल कर दीजिए। ए गमले में पौधों का कचरा डालिए और बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें, प्लास्टिक, टूटे खिलौने, ये सब भर दीजिए। उन्हें एक और रख दीजिए और 3 से 4 वीक बाद आप उसको देखिए और ऑब्जर्व कीजिए। क्या आपको दोनों गमले की वस्तुओं में कोई डिफरेंस दिखाई देता है? अगर हाँ, तो क्या अंतर दिखाई दे रहा है? आप देखेंगे कि गमला जो ए था उसके पौधे अवशिष्ट का अपघटन हो गया है। ये कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधे अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा फिर से उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि जो बी वाला गमला था उसमें पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें और खिलौने के टूटे हुए टुकड़े थे? इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पौधों और कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते भी हैं कि कुछ समय बाद वो गायब हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? कि सूक्ष्मजीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ कई पौधों और जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार हानिकारक और दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव कई प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं और रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहते हैं या रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े और चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्मजीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेयजल यानी पानी, भोजन द्वारा हमारे शरीर में अंदर जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति या जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ एग्जाम्पल जैसे कि हैजा, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स और क्षय रोग हैं। और आप इसके एग्जाम्पल में कोरोना वायरस भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी किसी के पास रहने से वो रोग दूसरे तक जल्दी पहुंचता था और इससे बहुत बड़ी महामारी आई थी। जब जुकाम से पीड़ित कोई भी व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों वायरस
भी हवा में आ जाते हैं। ये वायरस फिर श्वास के साथ ली जाने वाली हवा के साथ शरीर में प्रवेश कर जाती है। फिर बूझो कहता है तब आप जो संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं। वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ। हम छींकते समय अपने मुंह और नाक पर रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाई जाए। कुछ कीट और जंतु ऐसे भी हैं जो रोगकारक सूक्ष्मजीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका ही एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े और जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर में चिपक जाता है। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा कोई गंदा सा भोजन करेगा जिस पे मक्खी वो बैठी थी तो वो बीमार पड़ेगा। अतः ये सलाह दी जाती है कि भोजन को हमेशा ढक कर रखा जाए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए, जैसे कि बाहर का चाउमीन, बर्गर। मादा एनफ्लाइज, ये आप देख सकते हैं ये कैसी मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो है जो प्लाज्मोडियम इसको कहते हैं। मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक होता है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया या डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। टीचर हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। सभी मच्छर पानी में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुकना नहीं रहने देना चाहिए, जैसे कि कूलर, टायरों और फ्लावर पॉट। कई जगह पानी को एकत्रित होते हुए आपने कई बार देखा भी होगा, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। अतः अपने आसपास के जगह को स्वच्छ और साफ रखकर, सूखा रख के हमें मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की लिस्ट बनाने का कोशिश कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। अब यहाँ पर कुछ कॉमन ह्यूमन डिसीज़ेज़ के बारे में बताया गया है। ह्यूमन डिसीज़ेज़ किससे होता है, जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, किस तरीके से होता है और उसके बचाव के उपाय दिए गए हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग, मीसल्स, खसरा वायरस है एक जो कि हवा के द्वारा होता है। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उस रोगी व्यक्ति से पूरी तरह से अलग रहना चाहिए, दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि वो हवा से होता है, वायरस है, वो सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए। और उसको उचित समय पर क्या करना चाहिए, वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। इसी तरह हैजा, क्लोरिया और टाइफाइड के बारे में यहाँ पर बताया गया। मलेरिया के बारे में, मलेरिया किससे होता है, मच्छर के द्वारा होता है और ये एक प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। और इससे बचाव के उपाय हैं, आप मच्छरदानी का उपयोग कीजिए, मॉस्किटो नेट का, मच्छर भगाने वाले जैसे ऑल आउट का यूज़ कीजिए। और मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए पानी कहीं भी इकट्ठा ना होने दीजिए। मनुष्य में होने वाले कई रोग, उनके फैलने और रोकने के ये उपाय आप यहाँ जो पढ़े हैं उसको ध्यान से पढ़ कर के समझ सकते हैं और उसके उपाय कर सकते हैं। डिसीजेस कॉशिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। कई सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य और पौधों में ही रोग के कारक नहीं हैं, वरन वो दूसरे जंतुओं में भी रोग के उत्पन्न करते हैं, जैसे कि एथेंक्स मनुष्य और मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणुओं द्वारा होता है। गाय में खुर और मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एथेंसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव, कई सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब कई पौधों में रोग के कारक होते हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। कुछ पौधे यहाँ पर और आगे टेबल में बताए गए हैं कुछ रसायनों का प्रयोग करके और इन सूक्ष्मजीवों पर नियंत्रण करके पाया जा सकता है, जैसे कि प्लांट डिसीजेस क्या है, नींबू कैंकर, सिट्रस कैंकर, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है और इससे
संचरण का तरीका है हवा। फैलता कैसे? हवा के द्वारा। रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं की रस्ट सूक्ष्मजीव कवक है और ये वायु और बीज के द्वारा फैलती है, संचरण का तरीका है इसकी। फिर है येलो वीन, मोसैक ऑफ भिंडी यानी ओकरा वायरस, ये कीट के द्वारा फैलता है। देन फूड पॉइजनिंग, ये आपने बहुत बार सुना होगा इसका नेम। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? बूझो की एक दोस्त ने उसे पार्टी में इनवाइट किया। वहाँ उसने कई प्रकार के भोजन खाए। घर आने पर उसे वोमिटिंग होने लगी। उसे हॉस्पिटल ले गया गया। डॉक्टर ने बताया कि उसको फूड पॉइजनिंग है। अब उसको समझ नहीं आया। पहेली को आश्चर्य होता है कि भोजन में पॉइजन कैसे बन सकता है। सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। फूड पॉइजन में भी चेंज हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ये भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है या कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये इतना हानिकारक होता है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। फूड प्रिजर्वेशन, चैप्टर फर्स्ट में आपने खाद्य बीजों के परीक्षण और भंडारण के उपायों के बारे में पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है, चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा है, तो आप इसमें देख सकते हैं, चैनल पर है। परीक्षण और भंडारण के उपायों के विषय में वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। हम पके हुए भोजन का घर पर परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? आप जानते हैं खुले और नम स्थान पर रखी ब्रेड पर फंगी आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद खराब हो जाता है, रंग रूप बदल जाता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? पहेली ने कुछ आम खरीदे, लेकिन कई दिनों तक वो उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वो सड़ गए, लेकिन वो जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता, खराब नहीं होता। वो कंफ्यूज हो गई। आइए हम खाद्य परीक्षण के कुछ सामान्य तरीकों को पढ़ें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्म जीव से बचाव के उपाय करने चाहिए। केमिकल मेथड, नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। हम नमक और या खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये सामान्य परिरक्षक है। जैम और स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का, इस केमिकल का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, जो सामान्य नमक, कॉमन सॉल्ट का उपयोग मांस और मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस और मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला और इमली के प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनीगर, तेल और सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली और मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा किया जाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, आपने अपनी माँ को दूध उबालकर रखते हुए देखा होगा। उबालने से कई सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताप सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोक देता है। थैलियों में आने वाला दूध खराब क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि वो पौष्टिकीकृत है। पौष्टिकीकरण क्या है? अब पौष्टिकीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं।
ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसे पौष्टिकरण यानी कि पॉस्चराइजेशन कहते हैं। स्टोरेज एंड पैकिंग। आजकल ड्राई फ्रूट्स और वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, सब्जियां भी, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपने क्लास 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणुओं के बारे में पढ़ा है, जो लेग्यूम पौधों यानी दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। याद कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर, जो एक सहजीविता है। कभी कभी विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, लेकिन आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि ये कैसे संभव है। आइए इसके बारे में कुछ और समझते हैं। नाइट्रोजन साइकिल, ये एक लेग्यूम पौधे की जड़ें हैं और नाइट्रोजन साइकिल हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है, जैसा कि आप लोग को पता है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे और जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में बदल जाता है, तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके बाद अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन और कई यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन और अलग नाइट्रोजनीय यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधों और जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक नाइट्रोजनीय अपशिष्ट को नाइट्रोजनीय यौगिकों में बदल देते हैं, जो पौधों द्वारा फिर से उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनीय यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो आप यहाँ पर एक नाइट्रोजन का साइकिल का फिगर देख सकते हैं। पहले पौधों द्वारा अवशोषण होता है, उसके बाद जंतुओं द्वारा पौधों का खाना, देन उत्सर्जन और जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन के अपशिष्ट, फिर मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, उसके बाद से फिर ये चक्र जाता है पौधों द्वारा अवशोषण, और फिर ये इसी प्रकार एक नाइट्रोजन का साइकिल बनता जाता है। कैसे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, फिर जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में बदलना, फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन में चेंज होना, उसके बाद से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसके बाद से जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनीय यौगिकों में बदल देना। इस तरह ये चलता रहता है एक साइकिल के रूप में। क्या आप जानते हैं, जीवाणु पृथ्वी पर मनुष्य के बहुत पहले से रह रहे थे। ये बहुत सख्त जीव हैं, इसीलिए वो कठिन परिस्थिति में रह सकते हैं। वो मिट्टी के बर्तन में, उबलते और ठंडे बर्फीले पानी में भी जीवित पाए गए हैं। वो कास्टिक सोडा की झील और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के पोखरे में भी पाए गए हैं। वो कई किलोमीटर की गहराई में जीवित रह सकते हैं और संभवतः अंतरिक्ष में भी रह सकते हैं। एक प्रकार का जीवाणु कैमरे पर देखा गया, जो चंद्रमा पर 2 सालों से था। संभवतः कोई पर्यावरण ऐसा नहीं है जिसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सके।